नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो पिछले पार्ट में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज किस प्रकार भारत में आए, क्या करने के लिए आए, क्या किए और कैसे हम लोगों को बंधक बना के रखे, इसके बारे में सामान्य परिचय अति संक्षिप्त में पढ़े। हालांकि ये जो 8वीं क्लास की जो पुस्तक है, 8वीं कक्षा की जो पुस्तक है इतिहास की, उसमें आपको ब्रिटिश शासन के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इस अध्याय में जो है हम देखेंगे कि जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश कैसे भारत में व्यापार करने के लिए आया और व्यापार से एक बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापना कर दिया भारत में। इसका जो प्रक्रिया है, कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि व्यापारी से लेकर राजा बनने तक की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, क्यों हुई, कितने इसमें जो है अंग्रेजों को दुख झेलना पड़ा, भारतीयों को कितना दुख झेलना पड़ा, इन सभी विषयों पर जो है आज हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अध्याय का नाम ही यही है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देखिए, अंग्रेज जो आया था हमारे भारत में व्यापार करने के लिए मूल रूप से आया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो वही जो है स्थापना करने की जो ये प्रक्रिया है, ये कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। हाँ, ये बता रहे हैं यहाँ पे 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। हालांकि देखेंगे तो मुगल का जो अंतिम शासन, जो शासक है, मुगल का जो शासन पीरियड है 1526 में जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का, तो उसके बाद अनेकानेक जो है मुगल सम्राट आए। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, अनेकानेक आया था, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, बहुत सारे आए थे। सभी बढ़िया शासक थे, लेकिन मुगल का जो अंतिम शासक था औरंगजेब, ये औरंगजेब उसका अंतिम शासक था मुगल का। इसके बाद कोई वैसा शासक बन नहीं पाया कि जो मुगल सत्ता को संभाल सके। तो फिर जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े स्वामी थे, राजा थे, वो उनका जो अपना क्षेत्र था, उनका जो अपना जमीन था, वो वहाँ का राजा घोषित कर दिया कि मेरा जमीन है, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ कोई अन्य आदमी आके कानून नहीं चलाएगा। इस प्रकार से सब अपना छोटे छोटे टुकड़ों में भारत जो है बट गया था। तो उसी समय जो है अंग्रेज का आगमन होता है भारत में। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है भारत, तो उसी समय जो है अंग्रेज का आगमन होता है। और ये आगमन होने के बाद अंग्रेज का जो विशाल क्षेत्र है वो कैसे बढ़ता है, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है आपको दिखाया जा रहा है कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। यहाँ पे देखिए कैप्टन हडसन है, वो जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर का जो बेटा है उसको अंग्रेज ने वहीं पे मार दिया था, बहादुर शाह जफर के सामने। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 1857 के विद्रोह की बात की कहानी है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए इंग्लैंड से जो है, यानी कि ब्रिटिश से, जो ब्रिटिशियन थे वो कैसे भारत आए। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, अब पूर्व से ही आए तो पूर्व से कैसे आए, पूर्व में आना हुआ इसका, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया।
इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों के खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी भी सस्ती चीजें बेचकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका से के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंदी महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। देखिए, इसको जो है ना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इजाजतनामा मिला। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ, ये बोली कि तुम जो है ना अब पूरब के जो क्षेत्र है, पूरब का जो देश है, उस देश में जाके तुम जो है व्यापार कर सकते हो। लेकिन वहां से आना ब्रिटिश, देखिए कहाँ है, ब्रिटिश एकदम बहुत ऊपर है, और उत्तर से पूरब की ओर आना ये कहीं ना कहीं बहुत ही कष्टदायी होता था। यानी कि आपको जो पूरा अफ्रीका का एक चक्कर लगा के भारत आना पड़ेगा। तो ये जो है ना अफ्रीका का नीचे जो देख रहेंगे केप ऑफ गुड होप, इसको जो है चक्कर लगाकर अंग्रेज ब्रिटिशियन जो है वो भारत आए थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि अफ्रीका के ही पुर्तगाली जो थे, वो पुर्तगाली पहले से ही यहाँ गोवा में अपना कब्जा जमा चुके थे। कितने ईस्वी में? 1498 में। ये पूछ सकता है कि जो पुर्तगाली थे वो भारत कब आए, तो 1498 में है। तब तक डच भी आ गया था, उसके बाद डच भी हिंद महासागर में आ गया था, फ्रांसीसी भी आ गया था। यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले ही इतने व्यापारी भारत में आ चुके थे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अनेक सारे बहुत ही व्यापारी भारत में आ चुके थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियों एक एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब देखिए बात क्या है ना कि जब पता चला कि भारत में बहुत, कहा जाता है कि हमारा भारत जो है सोने का चिड़िया कहलाता था, तो इधर दक्षिण के क्षेत्र में जब देखेंगे आप, तो केरल की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे मसाला, अनेक प्रकार के मसाले होते हैं वहाँ पे। जो हम लोग मसाला खाते हैं, दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, बहुत अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे मसाले होते थे। उधर भारत में जो है सूती सूती वस्त्र जो है, बारीकी सूती, कॉटन कॉटन का भी बहुत डिमांड रहता था। ब्रिटिशियन को कॉटन का भी बहुत डिमांड रहता था। तो इन सब चीज़ों को वो खरीदना पसंद करता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिशियन व्यापारी, फ्रांसीसी, डच, अनेक प्रकार के पुर्तगाली, अनेक प्रकार के जब भारत में व्यापारी आए, तो जो भारत के लोग थे ना, वो सोचे अरे यार ये सब तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग को क्या करना है कि दाम बढ़ा दो इसका। जो हमारा ये है ना पदार्थ, जो वस्तु है, जो मसाला है, उसका दाम बढ़ा दो। 100 रुपया है तो उसका 200 कर दो और मुनाफा होगा, क्योंकि ये लोग खरीद रहा है। 100 का सामान 200 में खरीद रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन लोग को आवश्यक है इसलिए खरीद रहा है। तो ये लोग क्या किए, भारत में दाम बढ़ा दिए, और दाम बढ़ा देने के कारण उन लोगों को मुनाफा नहीं होने लगा, मुनाफा कम होने लगा।
अब उन लोगों को पता चला कि ये जो दाम बढ़ा है ये बहुत सारे कंपनियों के आने के कारण ही दाम बढ़ा है। सही बात है ना, एक कंपनी 100 रुपया देगा, दूसरा कंपनी बोलेगा नहीं मैं 150 दूंगा, तुम मुझको दे दो, तो दूसरा देगा, तो वहां पे स्वाभाविक बात है कि जो व्यापारी होगा, जो भारतीय व्यापारी होगा, वो दाम बढ़ा देगा। तो दाम बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियों में लड़ाइयां शुरू हो गई। अब सब चाहते थे कि हम ही भारत से सामान खरीदें और ले जाकर अपने देश में बेचें। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम अकेले खरीदें, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी और सबको भगाना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है समुद्र में लड़ाई चलती थी। यदि डच का कोई जहाज आ रहा है, कोई नाव आ रहा है, तो उसको फ्रांसीसी डुबा देता था। फ्रांस का कोई आ रहा है तो उसको ब्रिटिश डुबा देता था। ब्रिटिश का कोई आ रहा है तो उसको पुर्तगाली डुबा देता था। इस प्रकार से एक दूसरे का जहाज समुद्र में ही डुबा दिया जाता था। सामान से भरे जहाज, सामान से भरे नाव होते थे, उसको जो है वहीं पे डुबा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, कंपनी में जो काम करने वाले थे, अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। अब देखिए, ये यहाँ पे जो प्रसंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में दौरा होता है, तो सबसे पहले ये जो है अपना एक छोटा सा केंद्र, जिसे हम कह सकते हैं, वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित करता है। कितने ईस्वी में? 1651 ईस्वी में। ठीक है, 1651 ईस्वी में ये क्या करता है कि हुगली नदी के किनारे अपना एक छोटा सा केंद्र स्थापित करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वेयर हाउस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आयात निर्यात की जो सामानें होती थी उसमें वो लोग रखते थे। फिर धीरे धीरे कंपनी को लगा कि अरे, यहाँ के तो लोग तो ऐसे हैं ही, कुछ भी कह दो तो सुन लेंगे। तो उन्होंने 1696 में एक छोटा सा किला बनाना शुरू कर दिया। किला मतलब यही है कि बहुत बड़ा बाउंड्री देकर एक अंदर में बहुत बड़ा घर बनाना चाहता था वो। किला मतलब ये नहीं कि बहुत विशाल किला, छोटा सा बाउंड्री देकर एक अंदर में बढ़िया सा वो वेयर हाउस बनाना चाहता था, जिसमें कुछ अफसर रह सके, जो उसके कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पे आके रह सके। तो ऐसे में जब किला बनाने लगा, तो किला बनाना शुरू कर दिया 1696 में। और 1696 में किला बनाने के बाद उन्होंने जो है 3 गांव का रैयतवारी, यानी कि कर वसूली भी वो ले लिया था, जिसमें कालीकत्ता भी था, कोलकाता। ऐसा करते करते वो जो है धीरे धीरे क्षेत्रफल कब्जाना शुरू कर दिया। जब जमीन उसको कब्जा में आ गया, तब बंगाल का नवाब था उस समय में मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान तो बंगाल का नवाब था, लेकिन उस समय में क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उससे पहले जो है वो औरंगजेब से मिलकर बोला कि भाई देखो, हम हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, और हम जो है अपने कंपनी का जो कर है, हमारा कर, वो हम कर तुमको नहीं देना चाहते हैं। वो अपने मर्जी से बोला, कुछ घूस वूस दिया उसको, औरंगजेब को। औरंगजेब तो उस समय में बहुत गरीब हो गया था, तो औरंगजेब वो घूस लिया और बोला ठीक है भाई, तुम कर वर नहीं देना।
मुर्शिद कुली खान बोला कि ये गलत बात है, लेकिन औरंगजेब का उस समय में शासन था तो कुछ बोल नहीं सकता था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद क्या हुआ कि जो उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, जो दफ्तर में काम करने वाले लोग थे, जो दफ्तर उस कर्मचारी कह सकते हैं, काम करने वाले जो लोग थे, वो भी बोला कि हम भी कर नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लेना। ऐसे करने से वो भी कर देने से मना कर दिया। अब मुर्शिद कुली खान को गुस्सा आ गया, वो बोला कि तेरी की मेरे स्थान पे रह रहा है, विदेश से आया है और मुझे कर देने से इनकार कर रहा है, आओ दिखाते हैं तुमको। ठीक है, अब कर देने से जैसे ही मना किया तो मुर्शिद कुली खान जो है विरोध करना शुरू कर दिया। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब देखिए, जब ऐसा बात हुआ तो ये जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, ये बोले कि भाई देखो, तुम कर नहीं दोगे तो हमारा जो है शासन व्यवस्था कम पड़ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, कर का यदि पैसा नहीं आएगा तो हम कैसे राज्य चलाएंगे, कैसे हम इतने बड़े लोगों को देख पाएंगे, कैसे हम अपनी सेना को नेतृत्व कर सकेंगे। तो अब जब ऐसा बात हुआ तो वहाँ का जो लोग था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो है इसको चिट्ठी लिखा और उसमें अपमानजनक अपशब्द, बहुत अपशब्द का प्रयोग किया उस चिट्ठी में, और नवाब के लिए वो चिट्ठी था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को की बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा लें। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब देखिए, जब ये टकराव बढ़ते गए दिनों दिन, तो इसमें जो है एक अंग्रेज का जो युद्ध माना जाता है वो प्लासी का युद्ध माना जाता है और अति प्रसिद्ध युद्ध है ये प्लासी का युद्ध। और प्लासी का जो युद्ध होता है वो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है ना। अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या है कि 1756 में पहले तो मुर्शिद कुली खान रहता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बनता है। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाता है 1756 में। ये दोनों कुछ नहीं करते। सिराजुद्दौला जो आता है ना, ये खतरनाक था। ये बोला कि उड़ा दो इस अंग्रेज को, उड़ा दो इस अंग्रेज को। लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे भारतीय ही पीछे से क्या बोलते हैं उसको, चाकू लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ हमारे साथ। सिराजुद्दौला तो अपने जितना उसके पास बल था वो पूर्ण प्रयास किया, लेकिन उसके ही लोग जो हैं उसको पीछे से धोखा दे दिए। अब देखते हैं कैसे हुआ, देखेंगे तो ये देखिए, अंग्रेज का जो प्रथम विजय प्राप्त हुआ वो प्लासी का युद्ध ही था। यदि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज हार जाता तो आज हम ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहते, ये ब्रिटिश का शासन हमारे ऊपर नहीं रहता, ठीक है ना। देखते हैं आगे, ठीक है। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दें, किलेबंदी रोकें और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। देखिए अब कितना मजा आएगा। बोल दिया, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद
नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेनाओं का रवाना हो गया। अब बात क्या है कि ये जो है सिराजुद्दौला बोला कि तुम यदि कर नहीं दोगे हम पे तो तुम्हारा जो ये कंपनी बना है हुगली नदी के किनारे हम कब्जा कर लेंगे। और ये रातों रात क्या किया, 30,000 सैनिक उठाए और उसका जो हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री था उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ पे ताला डाल दिया। वहाँ में जो लोग थे उस लोगों को बंदी बना लिया और बंदी बना के अपने राजमहल में लेके आ गए। इस सेना के नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की करागुजारियां थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब देखिए बात क्या है ना कि जब ये सिराजुद्दौला वहां पर अपना कब्जा कर लिया बंगाल में, तो चेन्नई में जो है इसका कंपनी का एक ब्रांच चेन्नई में भी था, मद्रास में। तो मद्रास में जो है रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ था। उसको जब पता चला कि ऐसे ऐसे हमारे कंपनी पे हमला हो गया है और वहाँ का जो नवाब है सिराजुद्दौला वो कब्जा कर लिया है और जो वहाँ पे लोग थे उसको भी बंदी बना लिया है, ताला लगा दिया है, तोड़ फोड़ किया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, तो वो जो है तुरंत युद्ध करने के लिए इसके पास नहीं आया, सिराजुद्दौला के पास। वो जो है रातों रात आके वहां पे देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा घटना हुआ था। अब वो क्या करता, युद्ध तो करता नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा सैनिक नहीं था। तो वो जो है अच्छे दिन का तैयार कर रहे थे कि अच्छे दिन कब आए और जब ऐसे ही अच्छे दिन आएगा मैं सिराजुद्दौला पे हमला बोल दूंगा। ठीक एक साल बाद ठीक एक साल बाद उसका जो एक सेनापति था मीर जाफर और एक मीर कासिम था, तो मीर जाफर को जो है वो अपने पक्ष में ले लिया। उसको बोला कि देखो भाई, तुमको मैं पैसा दे रहा हूँ और तुमको मैं ये भी बोल रहा हूँ कि तुम जो है ना मेरे साथ एक युद्ध लड़ो। ठीक है, युद्ध लड़ो, उसमें जो है तुम अपनी सेना को युद्ध में भी नहीं भेजना और मैं जो है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़के उसको पराजय कर दूंगा और तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा। मीर जाफर बोला ठीक है भाई, तुम युद्ध लड़ो, मैं तो सिराजुद्दौला का तो सेनापति हूँ, लेकिन मैं अपना सेना का जो टुकड़ा है नहीं भेजूंगा, तुम सिराजुद्दौला को मार देना और फिर मुझे तुम नवाब बना देना। तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव ठीक है। 1757 में क्या हुआ कि प्लासी प्लासी यानी कि प्लास का वो एक वृक्ष होता है ना, उसी का एक जंगल टाइप का था, वहां पे युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति, ये नहीं गया युद्ध में, बोला कि हम नहीं जाएंगे और युद्ध में नहीं गया। तो इस कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को अकेले युद्ध लड़ना पड़ा और उधर अंग्रेजी सैनिक ज्यादा थे, जिस कारण क्या हुआ सिराजुद्दौला को हार मिला और हार मिलने के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा, जिस कारण वहां का शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुका था। और उसके बाद 1757 में मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, वो भाग ही नहीं पाया, उसे मार दिया गया और फिर मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता को दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उससे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा
और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब मैं खुद ही नवाब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों और पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से अपने भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ठीक है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि अब चेन्नई जिसे हम कहते हैं, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितना हो गई? 4 लाख 4 लाख के आसपास हो गई। 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब जब वो अंग्रेज वहां पे पहुंचा 1767 में इंग्लैंड, रॉबर्ट क्लाइव, तो 1772 में उसके ऊपर केस हो गया कि भाई तुम इतना पैसा जो लाए हो भारत से, जरूर तुम कुछ गलत काम करके लाए हो। तो उस पर जो है केस चला। फिर वो क्या हुआ कि 2 साल बाद, यानी कि 1774 में खुद आत्महत्या कर लिया। उसको लगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है, और अपमान वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो आत्महत्या कर लिया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राज्य कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे।
कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर इनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, तो उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब देखिए सहायक संधि क्या होती है। सहायक संधि में आप किसी राज्य पे जब कब्जा कर लेता था अंग्रेज, तो कब्जा करने के बाद उस राज्य के जो राजा होते थे उसको बोलते थे कि तुम जो है इस राज्य को चलाओ, लेकिन तुमको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तुम अपना सेना नहीं रख सकते हो, तुम्हारा जो अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है वो तुम नहीं रख सकते हो, सेना मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे पैसा दो। वही होता था सहायक संधि। सहायक संधि कहने का ये तात्पर्य था कि राजा जो है, राजा तो रहता था वो अपने राज्य का, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता था। राजा को अंग्रेज क्या करते थे, सेना देते थे, और सेना देने के बाद उससे कर लेते थे। यदि राजा कर नहीं चुका पाता था तो उस राज्य का जो जमीन था, भूभाग था, वो अंग्रेज कब्जा कर लेता था। ठीक है। टीपू सुल्तान, इसी के बीच एक बहुत बड़े महान वीर जो हैं टीपू सुल्तान, जो कि दक्षिण प्रांत के हैं, इनका नाम आता है शेरे मैसूर। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका शासनकाल 1782 से 1799 तक माना जाता है। टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और लास्ट में 1799 में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब देखिए, ये जो शेर मैसूर कहा जाता है ना, इसमें जो है टीपू सुल्तान का एक खिलौना शेर था। इसमें क्या है ना कि एक ब्रिटिश शासन को सुलाए थे और एक शेर का ऐसे करके एक फिगर बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें शेर जो है दहाड़ता था और ब्रिटिश जो है वो रोता था। इस प्रकार से जो है ये खिलौना था, किसका, तो टीपू सुल्तान का। इन्हें जो है शेरे मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जो है कुछ फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में जो है युद्ध के लिए गए थे। वहाँ पे इनके पास जो है कोई हथियार नहीं था, बस एक बर्छा था, हाथ में जो रखते हैं चाकू, वो चाकू था, और चाकू से ही शेर को मार दिए थे। अकेले जो है शेर को मार दिए थे, इसलिए इसे शेरे मैसूर कहा जाता है। अब मराठों से लड़ाई। टीपू सुल्तान को देख लिए, अवध को देख लिए, अंग्रेज का कैसे, पहले तो बंगाल में आप देखिए कि बंगाल से कैसे हुआ, उसके बाद अवध में जो है सहायक संधि, फिर अब दक्षिण में देख लिए, अब मराठे से लड़ाई जो है शुरू हो गई। 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगा। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे।
पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से लेकर 1819 के तीसरे युद्ध में अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। अब जब इस प्रकार से पूरे भारत में ये कब्जा कर लिया तो बोला कि पूरा भारत हमारा है। ये अंग्रेज अब क्या बोल रहा था कि पूरा भारत हमारा है, सर्वोच्चता का दावा करने लगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। इन्होंने एक नया नीति लाया, बोला कि सर्वोच्चता की नीति। कहने का ये तात्पर्य है कि पूरा भारत मेरा है, ये बोल रहा था हेस्टिंग, पूरा भारत मेरा है। इसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा, उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियां में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरो कटोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत तक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब तक उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1848 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यह महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। विलय नीति की बात करें तो ये बहुत बढ़िया नीति था। इसमें कहने का ये तात्पर्य है, विलय नीति की मैं आपको समझा दूं, यदि किसी राजा का पुत्र नहीं है, कोई राजा है, उसका पुत्र यदि नहीं है तो उस राजा का जो राज्य है वो स्वतः कंपनी जो है वो अपने अंदर ले लेती थी। पुत्र यदि आपके पास नहीं है, पुत्री है, तो आपकी मृत्यु हुई, आपका राज्य मेरा, ऐसा अंग्रेज बोला था। कौन बोला था? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें गिरफ्त कर ली गई, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और अंतिम कार अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया
उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, देखिए अब जब वो आया था तो कितना उसका क्षेत्र था, छोटा सा एकदम था, कोलकाता के पास, इधर हैदराबाद इधर मद्रास के पास था। ठीक है, जब वो जाने लगा, देखिए उसका कितना क्षेत्रफल बढ़ गया था। आज देखिए पूरा येलो जितना दिख रहा है ना, ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। ये येलो वाला आपको जो दिख रहा है, ये ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है। 1797 में देखिए कितना कम था, बस कोलकाता के आसपास था। उसके बाद 1840 में देखिए इधर पूरे भूभाग में दक्षिण, उधर पूर्व में पूर्ण रूप से ये लोग कब्जा कर चुका था। उसके बाद इधर यदि आप 1857 में देखें तो लगभग भूभाग पर कब्जा कर चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हेरक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। देखिए वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया आरजी पोलार्ड द्वारा। ठीक है, जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। ठीक है, किस पे महाभियोग का मुकदमा चला पूछ सकता है, तो हेस्टिंग पे चला था। ठीक है, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का क्या हुआ, अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों का भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को होशिये पर ढकेल दिया था। कंपनी का फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में भी मुगल फौज, मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदारों मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतें में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपने सेना को सिपाही यानी कि जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे, यानी कि सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से ही जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाहियां मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपने जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतने आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष, अब देखिए इस अध्याय का जो है निष्कर्ष बता रहा है आपको कि इस अध्याय जो पढ़े, हालांकि ये अध्याय बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भारत तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाली जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये जो अध्याय है हालांकि बहुत बड़ा है और पाठ भी कहने के तात्पर्य से बहुत बड़ा हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि पहली बार यदि देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और यदि पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, मित्रगणों के पास अवश्य ही भेजें और आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद।